हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आव्यूह, और इसको आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना बच्चों, ये टॉपिक उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको केवल पासिंग मार्क नंबर लेकर के आने होते हैं। कई बच्चे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ाई में उनका दिमाग नहीं लगता, तो फिर ऐसे मान के आप चलिए कि ये वाला टॉपिक उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप 12th क्लास में हैं, आपको ये टॉपिक नहीं आता, तो मान के चलिए फिर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है और ये आपकी तीसरी प्रश्नावली है। कौन सी प्रश्नावली? तीसरी प्रश्नावली है। अब बात को समझने की कोशिश करना बच्चों कि आव्यूह है क्या। तो आव्यूह के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, आव्यूह है संख्याओं या फलनों का आयताकार व्यवस्था। संख्याओं या फलनों की आयताकार जो व्यवस्था है, व्यवस्था बोल सकते हो या विन्यास बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? विन्यास। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास में बहुत सारी संख्याएं हैं या बहुत सारे फलन हैं, और उनको यदि आप आयताकार रूप में लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चों? आव्यूह कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में है 1 से लेकर के 9 तक की गिनती, तो आपने उसको इस तरीके से लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? आव्यूह बोल देते हैं। ये आयताकारी तो है एक तरीके से, जिसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। अब आप इनको किसी भी तरीके से लिख सकते थे, जरूरी नहीं है आप ऐसे ही लिखें। संख्याओं या फलनों की आयताकार जो व्यवस्था है, जो विन्यास है, उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। शायद यहां से आपकी बात समझ में आ रही होगी। आप इनको ऐसे भी लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 संख्याएं लेनी पड़ती है आपको, और ये इस तरीके से एक और आव्यूह का निर्माण हो जाता। ठीक है, तो आव्यूह क्या है? आव्यूह है संख्याओं या संख्याओं या फलनों की जो आयताकार व्यवस्था है, उसको हम क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात और समझिए। पहली बात तो हमने समझ ली, क्या कि संख्याओं एवं या फलनों का आयताकार विन्यास, फलनों का आयताकार जो विन्यास है, उसको हम क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, किनसे? बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो आव्यूह है उनको आप जो नाम दोगे वो हमेशा ABCD के बड़े अक्षर से, जैसे A B C, इस तरीके से। ओके, अब आव्यूह है तो आव्यूह के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हो संख्या, उनको हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। और अवयवों को छोटी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, ऐसे बोल सकते हो, छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। ठीक है, छोटे अक्षरों से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, इस तरीके से ABCD। तो याद रख लेना बच्चों कि जो मैट्रिक्स है उसको आप बड़ी ABCD से नाम दोगे, और उसके जो अवयव हैं उनको आप छोटी ABCD के अक्षरों से या अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित हम करते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसमें एक बात और है कि आव्यूह को आप ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, और इस तरीके से ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। लेकिन आपके किताब में केवल हम इस वाले ब्रैकेट की बात करेंगे, यानी कि जो भी आव्यूह आपको दिया जाएगा
वो इस टाइप से इस बड़े ब्रैकेट में संख्या लिखी हुई होंगी और वो ही अवयव यहां पर माना जाएगा। ओके, अब अवयव को आप किस तरीके से लिखते हो, उसका चिन्ह क्या रहेगा, अवयव का चिन्ह किस तरीके से रहता है, तो बच्चों जरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए ए कोई अवयव है और उसमें अवयव है कुछ इस तरीके से A11, A12, A13, A21, A22 और A23, इस तरीके से ये कोई अवयव है। दिख रहा होगा अवयव तो है। इसमें कितने अवयव हैं बच्चों? 6 अवयव हैं। ठीक है, तो यहां पर A11 का मतलब क्या है? A11 का मतलब है कि ये जो पहले नंबर है ये तो हमेशा किसको निरूपित करेगा? पंक्ति को। और ये जो बाद वाला अंक है ये किसको निरूपित करेगा? स्तंभ को। स्तंभ को यानी कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ जहां पर क्रॉस कर रहा है उस अवयव का नाम क्या रहेगा? A11। A11 का मतलब क्या है? वह अवयव जो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ जहां पर क्रॉस कर रहे हैं वहां पर आएगा। प्रतिच्छेद बिंदु है एक तरीके से, इसे समझ सकते हो। जैसे A23 की हम बात करें तो ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है। ओके, तो यहां पर आप क्या बोल दोगे? A23 कौन सा अवयव हो गया? वह अवयव जो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का प्रतिच्छेदन करता है या प्रतिच्छेद बिंदु है, इस तरीके से आप बोल सकते हो इसमें। ओके, अब साहब पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, तो जरा वो बात यहीं से समझ लीजिए कि ये वाली जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इस तरीके से जाओगे तो इसको हम बोलेंगे पंक्ति। ये प्रथम पंक्ति है, पंक्ति फर्स्ट है, और ये पंक्ति सेकंड रहेगी इसमें, पंक्ति सेकंड। ठीक है, इस तरीके से। और यदि आप इस तरीके से लेते हो परपेंडिकुलर तो फिर आप इसको क्या बोलोगे? कॉलम बोलोगे, या फिर आप इसको क्या बोल दोगे? स्तंभ बोल दोगे। ये तो होती है रो, इंग्लिश में रो बोलते हैं पंक्ति को, और स्तंभ मतलब कॉलम। तो ये स्तंभ फर्स्ट है और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्तंभ सेकंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? स्तंभ थर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पंक्तियां हैं और ये स्तंभ है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं? इस अवयव में 2 पंक्तियां हैं। और कितने स्तंभ बच्चों? 3 स्तंभ है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां पर A11 कहीं पर दिखाई दे जाए इसका मतलब समझ जाओगे कि वह अवयव जो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ में आएगा। ठीक है, A22 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ये देखो दूसरी पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये अवयव हो गया A22। ओके, अब यहां पर बात करते हैं अवयव की कोटि या कर्म या फिर ऑर्डर बोल सकते हो। ऑर्डर, अवयव की कोटि क्या है या अवयव का कर्म क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करना। अवयव की कोटि या अवयव का क्रम से मतलब है कि जैसे मान लीजिए, माना अवयव में m पंक्तियां तथा n स्तंभ है। n स्तंभ है, कोई अवयव है उसके अंदर m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है, तो इसकी जो कोटि होगी बच्चों वो होगी m क्रॉस n। इस तरीके से हम अवयव की कोटि को निरूपित करते हैं, बीच में गुणा का चिन्ह लगा करके छोड़ देते हैं। तो ये जो पहले आएगा ये किसको निरूपित करेगा? पंक्तियों की संख्या, भाई कितनी पंक्तियां हैं उस अवयव में और ये कितने स्तंभ है। पहले हमेशा पंक्तियों की संख्या कोटि में और फिर बाद में स्तंभों की संख्या इसमें ली जाती है। ओके, तो m क्रॉस n ये होती है अवयव की कोटि। भाई कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, मतलब चिन्ह बीच में मल्टीप्लाई का रहना ही चाहिए, वही कोटि, वही होती है कोटि। ओके, अब जैसे मैं कहूं कि कोई अवयव है उसमें 2 पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां? 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, तो इस अवयव की कोटि क्या होगी? तो बच्चों कोटि होगी क्या इसकी? 2 × 3, पंक्तियां 2 हैं, स्तंभ 3 हैं, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2 × 3। ठीक है, अब याद रख लेना, यदि आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हो तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6, और ये 6 है अवयवों की संख्या।
अवयवों की संख्या, भाई उस अवयव में कितने अवयव विद्यमान है। तो आपसे पूछ ले कि मान लीजिए किसी अवयव में 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों आप उनको गुणा करके बता देना कि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो 2 तिया 6, यानी कि 6 अवयव उसमें विद्यमान होंगे। तो कोटि कुछ इस तरीके से m क्रॉस n। m क्या है यहाँ पे, पंक्तियों की संख्या, और n क्या है, स्तंभों की संख्या। ओके, नेक्स्ट इसमें आगे बढ़े। अब किस तरीके से डिनोट करते हैं वो समझना सर आप, कि किसी अवयव को हम किस तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ए कोई अवयव है, कैपिटल ए, क्योंकि अवयव को जो नाम रहेगा उसको हम कैपिटल ए बोलेंगे। ओके, तो कैपिटल ए कोई अवयव है, और ये अवयव का चिन्ह हमारा हो ही गया, बड़ा हम ब्रैकेट यहां पे लेंगे, और इसके अंदर है मान लीजिए ए आई जे टाइप के अवयव है, ए आई जे टाइप के अवयव है, और इसकी कोटि है m क्रॉस n। ये देखो कोटि यहां पर लगाई जाएगी हमेशा नीचे, ये जो कोना है यहां पर लिखी जाती है m क्रॉस n। तो आप अवयव ए को इस तरीके से निरूपित कर सकते हो, अवयव ए है, ये कोई अवयव ए है, उसमें अवयव किस टाइप के हैं, ए आई जे टाइप के हैं, और इसकी कोटि क्या है बच्चों, m क्रॉस n। अब ए आई जे का क्या मतलब है, ए आई जे इसका मतलब है आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का प्रतिच्छेद बिंदु या प्रतिच्छेद अवयव, ये मतलब इसका। एआईजे का मतलब है कि ये अवयव आईवी पंक्ति में आ रहा है और जेवे स्तंभ में आ रहा है। अब यहाँ पे आई और जे का मतलब कुछ भी हो सकता था, जैसे ऐसे लिख दे A23, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। तो A23 का मतलब है, A23 का मतलब हो गया दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में जो अवयव आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, A23 बोलेंगे। इसके हिसाब से आई और जे चेंज हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी अवयव को हम इस तरीके से चिन्हित कर सकते हैं या बता सकते हैं। इसका मतलब ऐसा आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देगा, बहुत जगह दिखाई देगा, तो उसका मतलब आप आसानी से समझ जाओगे कि ये जो यहाँ पर लगा हुआ है कोने पे, इसका मतलब है इसकी कोटि, भाई इसमें m पंक्तियां और n स्तंभ है, और aij का मतलब है ये वो अवयव है जो iv पंक्ति और jv स्तंभ में आ रहा है। ओके, तो ये बात भी आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो अब हमने पढ़ लिया ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं। याद रख लेना बच्चों, ये जो अवयव आप बनाते हो, जैसे इस तरीके से कोई अवयव है और इसमें अवयव है ए बी सी डी ई एफ और इसका नाम है ए, इस तरीके से है, तो आप यहां पर कोमा नहीं लगा सकते। इधर कहीं पता चला कोमा लगा के लिख रहे हो ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। अवयव में कोमा नहीं लगाया जाता, अवयव में कोमा नहीं लगाया जाता। एक तो ये ध्यान रख लेना, कोमा नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, याद रख लेना, कोमा नहीं लगाते हैं अवयव में कहीं पर भी, ठीक है। दूसरी बात, ये जो अवयव है इसका संख्यात्मक मान नहीं निकाल सकते, इसका मान नहीं निकाल सकते, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते कि इसका आंसर कोई 20 आएगा कि 25 आएगा 30 आएगा, इस तरीके से इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। तो ये भी याद रख लेना, अवयव का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, ये याद रख लेना बच्चों, नहीं होता। अवयव का कोई संख्यात्मक मान होता ही नहीं है, कोमा लगा के नहीं लिखना है, और अवयव का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। ये सिर्फ एक व्यवस्था है, विन्यास है। भाई आपके पास में 6 संख्याएं थी, आपने उनको इस तरीके से सेट कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, तो ये एक तरीके की, आपसे कोई पूछ ले कि अवयव क्या है, तो अवयव है संख्याओं का आयताकार व्यवस्था, संख्याओं की आयताकार व्यवस्था को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, अवयव बोलेंगे। ओके, इसका आप मान नहीं निकाल सकते, ध्यान में रखना, इसका मान हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब इसमें आपको इस तरीके से ये पूछ ले कि बताइए इसकी कोटि क्या है, कोटि पूछ ले, यहां पर क्वेश्चन है कि ये कोई अवयव है, इसकी कोटि बताइए। तो सीधी सी बात, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तो 2 पंक्ति, और कितने स्तंभ हैं, तो 1 2 और 3 स्तंभ है, तो इसकी बच्चों कोटि हो जाएगी 2 × 3। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा, 6। 6 का मतलब क्या होगा, इसमें अवयव कितने हैं, तो अवयव कितने हैं, 1 2 3 4 5 6,
तो यदि हम पंक्तियों की संख्या को स्तंभ की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आएगा वो किसको बताएगा? इसमें कोटि को, किसी भी अवयव की कोटि को बताएगा। ओके, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। आगे है इसमें आव्यूह के प्रकार। सबसे पहले हम आव्यूह के प्रकार पढ़ लेते हैं इसमें। अब देखिए, आव्यूह वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हम बोल सकते हैं पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, समझना जरा इसको। पंक्ति आव्यूह क्या है? ऐसा आव्यूह जिसके अंदर पंक्ति हो, नाम से पता चल रहा है केवल पंक्ति हो। तो यहां पर जैसे मैं कोई आव्यूह बना रहा हूं, ये वाला A, B, C और D, ये देख सकते हो आप, इसमें केवल पंक्तियां। वैसे स्तंभ 4 है, 1 2 3 4, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरीके से आपको लग नहीं रहा होगा भाई ये स्तंभ का जैसा भी कुछ है, इसमें केवल एक पंक्ति है। और याद ये रखना, पंक्ति आव्यूह का मतलब क्या है? वह आव्यूह जिसमें पंक्ति केवल एक होती है। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा गलत बोल दिया कि इसमें स्तंभ दिख नहीं रहे हैं। स्तंभ दिख रहे हैं, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, 4 स्तंभ है यहाँ पे। ओके, तो याद रखना ना, पंक्ति आव्यूह क्या नाम से पता चल रहा होगा आपको कि वो आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति होती है। स्तंभ तो कितने भी हो सकता है, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। अब इसकी कोटि यदि मैं यहां पर लिखूं, इस आव्यूह की कोटि, तो क्या होगी? कोटि हो जाएगी, इसमें देखो पंक्ति कितनी है? 1, और स्तंभ कितने हैं? 4, तो 1 × 4, ठीक है। 1 2 3 4, 4 तो स्तंभ है, एक पंक्ति है, तो इसकी कोटि ये हो जाएगी। आप कोटि को ऐसे भी लिख सकते हैं, किसकी कोटि? ए की कोटि, तो एन ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ओ ए भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए। ए में कितने अवयव हैं, या ए की कोटि क्या है? एन, ए का मतलब भी ए की कोटि से ही है। ओके, तो पंक्ति आव्यूह का मतलब शायद समझ में आया होगा, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। दूसरा, स्तंभ आव्यूह। अब ये चीज समझने की कोशिश करना है, स्तंभ आव्यूह क्या है। सेम इसका उल्टा है। जैसे मान लीजिए बी कोई आव्यूह है और वो इस तरीके से है, 1 2 3 और 4। अब आप देख सकते हो इसमें कितने स्तंभ है? एक स्तंभ है, और पंक्तियां कितनी है? 4। पंक्तियां तो कितनी भी हो उससे आपको मतलब नहीं है बच्चों, ध्यान रख लेना। स्तंभ आव्यूह का मतलब है वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। तो बच्चों, ऑर्डर ऑफ बी मतलब बी की कोटि क्या होगी? कोटि कैसे लिखोगे? पहले हम पंक्तियों की संख्या लिखते हैं हमेशा। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3 4, 4 पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, ठीक है। तो स्तंभ आव्यूह की भी शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि वह आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होता है। ओके, ये कोई पूछेगा नहीं आपको, ये काम में भी नहीं आता, बस ध्यान में रखना है इस तरीके से। पर पंक्ति आव्यूह क्या है, स्तंभ आव्यूह क्या है, ठीक है। आगे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह नाम से पता चल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। अच्छा, वर्ग क्या होता है? आयत तो क्या होता है? जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मतलब आयत में हम 2 लेंथ लेते हैं, एक तो लंबाई और एक चौड़ाई। लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, इस तरीके से आयत के बारे में हम बात करते हैं। लेकिन जब वर्ग की बात आती है तो वर्ग का मतलब क्या होता है? वह बंद आकृति, वह 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई सेम होती है। मतलब 4 भुजाएं बराबर होती है लंबाई में। नाम से पता चला ना, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होती है। तो ये ध्यान में रख लेना। वर्ग आव्यूह क्या है? वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या किसके बराबर होती है? स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, ये याद रख लेना सर। वर्ग आव्यूह का मतलब है वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सेम होती है। जैसे मान लीजिए 3 पंक्तियां हैं तो 3 ही स्तंभ होंगे फिर उसमें, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर कोई आव्यूह बना करके आपको बताता हूं, ए है और वो इस तरीके से है। इसमें इस टाइप के अवयव हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31,
A32 A33 इस तरीके से कोई अवयव है। अब ये आगे काम में आएगा, इसलिए मैं इस प्रकार के अवयव इसमें ले रहा हूं। A11 का मतलब वह अवयव जो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है। देख लो यहां पे आ रहा है। A12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ है, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। अरे इसको समझ लो, इसका मतलब है दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, तो ये वाला ही तो होगा ना ये। इसी तरीके से इसका क्या मतलब है, तीसरी पंक्ति 1 2 3 तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो ये वाला अवयव आ गया। ठीक है, अब इसमें आपको कोई कोटि पूछे तो बताइए कोटि क्या होगी। कोटि कोटि तो देख लीजिए कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं। इसका मतलब ये वर्ग अवयव है बच्चों। क्या है, वर्ग अवयव। और इसमें अवयव निकालें तो 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो किसी वर्ग अवयव में यदि आपको पंक्तियों की संख्या बता दे तो क्या आप स्तंभों की संख्या बता सकते हो? बिल्कुल, हम वहां पे आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि वर्ग अवयव का मतलब है पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें आपको यह बात समझ में आ रही है आसानी से। अब जब वर्ग अवयव की हम बात कर रहे हैं तो वर्ग अवयव के बारे में ये और बात ध्यान रखना आप। जैसे मैं आप दूसरा अवयव ले रहा हूं, एक 2 × 2 का ही ले लेते हैं, जिसमें अवयव है A B C और D। इसकी कोटि कितनी है, तो वो कोटि है 2 × 2, यानी कि 2 ही पंक्तियां और 2 स्तंभ है। तो भैया जी ये वाली जो विकर्ण है इसको हम बोलते हैं क्या, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण बोलते हैं इसको, मुख्य विकर्ण। इस टाइप से जो है वही मुख्य विकर्ण होगा, ये वाला मुख्य विकर्ण नहीं है इसमें। भाई वर्ग अवयव है, इसका मतलब वर्ग समझिए, वर्ग तो फिर विकर्ण भी होंगे। अब केवल मुख्य विकर्ण की बात जो होगी वो किसके लिए होगी बच्चों, केवल और केवल वर्ग अवयव के लिए होगी और किसके लिए नहीं होगी। मुख्य विकर्ण की बात केवल और केवल वर्ग अवयव के लिए होती है, ये ध्यान में रख लेना आप। ओके, जैसे यहां पर ये वर्ग अवयव है तो इसमें मुख्य विकर्ण फिर ये होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या होगा यहाँ पे, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, ठीक है, ये मुख्य विकर्ण होगा। अब मुख्य विकर्ण की बात आपके साथ समझ में आ गई है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस एक्स होता है सर, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस निकालना हो, जिसको हम बोलते हैं अनुरेख। अनुरेख हिंदी में, लेकिन हिंदी वाला ये सेंटेंस आपको याद नहीं रहेगा, अनुरेख अलग सा है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रेस बोलते हैं। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। भाई कोई मैट्रिक्स आपको दे दे, कोई वर्ग मैट्रिक्स आपको दे दे और आपको बोले कि उसका अनुरेख ज्ञात कीजिए या ट्रेस ज्ञात कीजिए, तो ट्रेस का मतलब क्या होता है कि जो मुख्य विकर्ण हैं इनके अवयवों का जोड़ कर देना। तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका ट्रेस निकालना हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं TRA, फिर कैपिटल A का मतलब हो गया ट्रेस। और किसका ट्रेस, ए मैट्रिक्स का, ट्रेस ऑफ ए या ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स लगाना जरूरी है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहां पर ये मुख्य विकर्ण जो है इनके अवयवों को यदि हम जोड़ देते हैं, मतलब A11 A22 और A33, ये जो ऐड होगा, ये जो जोड़ होगा, ये ट्रेस को निरूपित करता है। ध्यान रख लेना, किसको, ट्रेस को निरूपित करता है। तो जैसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए कंपटीशन एग्जाम में, कोई छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, कोई छोटी एग्जाम आप मान लीजिए दे रहे हो और उसमें इतनी सी बात आ जाए कि ए कोई अवयव है जिसमें इस तरीके से अवयव है 1 2 3 4 5 6 और यहां पर आ गया 7 8 और ये 9, ठीक है, ये एक वर्ग अवयव है। और आपसे बोल दे कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए ज्ञात कीजिए, ट्रेस ए ज्ञात कीजिए, तो आप लोगे इसका मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण है, और इसके अवयवों को जोड़ दोगे 1 + 5 + 9, कितना हो गया बच्चों, 15। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा वो होगा तो होगा कितना, 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पे यह है ट्रेस ए, आप शायद ट्रेस आसानी से निकाल सकते हो।
तो ये तो था हमारा वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब होता है वह मैट्रिक्स या वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो, वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। और वर्ग मैट्रिक्स में आता है मुख्य विकर्ण। जितनी भी वर्ग मैट्रिक्स आएंगे उन सब में मुख्य विकर्ण होगा, और मुख्य विकर्ण के अवयवों का जोड़ अवयव का अनुरेख या ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है भैया जी, आगे है इसमें शून्य मैट्रिक्स या शून्य अवयव, आप इसको बोल सकते हो शून्य अवयव। नाम से पता चल रहा है वह अवयव जिसमें सारे अवयव शून्य हो। जैसे कोई ए अवयव है, सॉरी ए अवयव है और इसमें अवयव इस तरीके से 0 0 0 0, तो इसको आप बोल दोगे शून्य अवयव। और कितनी कोटि का? 2 कोटि का शून्य अवयव है, 2 इंटू 2, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, तो 2 इंटू 2 शून्य अवयव। ठीक है, शून्य अवयव कैसे भी हो सकता है, जैसे बी कोई अवयव है और उसमें अवयव इस तरीके से 0 0 0 0 और 0, इसकी कोटि कितनी है बच्चों? 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ, तो ये 3 इंटू 2 कोटि का शून्य अवयव हो गया। नाम से पता चल रहा है, बताने की आवश्यकता क्या थी वैसे तो। आगे बढ़ेंगे हम इसमें विकर्ण अवयव। विकर्ण चौथे नंबर का हो गया विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। समझने की कोशिश करना सर, विकर्ण अवयव क्या है? वह वर्ग अवयव, वह वर्ग अवयव, यानी कि विकर्ण होने के लिए वर्ग अवयव होना जरूरी है। ये तो मैंने पहले बता दिया कि मुख्य विकर्ण किसमें होता है, बताइए मुख्य विकर्ण किसमें होता है? वर्ग अवयव में होता है, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होती है। तो जब भी आपसे विकर्ण अवयव की कोई परिभाषा पूछता है तो सबसे पहले आप बोलना कि वह वर्ग अवयव, वह अवयव नहीं, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारी संख्याएं 0 के बराबर होती है या सारे अवयव शून्य होते हैं मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त। जैसे कि मैं ए कोई मैट्रिक्स यहां पे ले रहा हूं, ये ए मैट्रिक्स है और इसमें अवयव कुछ इस तरीके से हैं 1 2 3, फिर बाकी जितने भी बच गए वो सारे अवयव 0 के बराबर है। ये देखो मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त यदि सारे अवयव शून्य के बराबर हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण अवयव बोलते हैं, याद रख लेना। अब ये वर्ग अवयव तो है, वर्ग अवयव क्यों है? क्योंकि इसकी कोटि कितनी है? 3 इंटू 3, भाई पंक्तियां भी 3 हैं और स्तंभ भी 3 है, तो यहां पर कोटि है इसकी 3 इंटू 3। बात समझ में आ गई? तो विकर्ण अवयव की परिभाषा यदि आपसे कोई पूछता है तो आप ऐसे बोलना कि वह वर्ग अवयव, हर कोई अवयव विकर्ण अवयव नहीं होता है, विकर्ण अवयव होने के लिए वर्ग अवयव होना जरूरी है। ठीक है क्या? तो वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव बच गए वो सारे किसके बराबर होने चाहिए? 0 के बराबर होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? विकर्ण अवयव। और अब जितनी भी मैं परिभाषाएं आपको बता रहा हूं वो सारी की सारी परिभाषाएं वर्ग अवयव के लिए ही वैलिड है। जैसे विकर्ण अवयव के बारे में मैंने आपको बताया, तो विकर्ण अवयव वह वर्ग अवयव, ये सेंटेंस लगाना जरूरी है। विकर्ण अवयव मतलब वह वर्ग अवयव, वर्ग अवयव है तब विकर्ण अवयव। आगे सर इसमें इकाई मैट्रिक्स या इकाई अवयव, समझना सर इसको। इकाई अवयव क्या है? यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं इसको, इकाई अवयव यूनिट मैट्रिक्स। तो भैया वह विकर्ण अवयव, वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, मतलब गिनती वाला जो एक है वही आएगा, उसको बोलते हैं हम इकाई अवयव। जैसे एक कोई अवयव में ले रहा हूं 2 कोटि का, तो ये 2 कोटि का इकाई अवयव हो गया, 2 इंटू 2 कोटि इसकी। अब विकर्ण अवयव का मतलब इसमें क्या होगा? विकर्ण अवयव क्या होता है कि विकर्ण के, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव 0 होने चाहिए। ये विकर्ण अवयव तो है, लेकिन वो भी कौन सा विकर्ण अवयव है? जिसमें विकर्ण के सारे अवयव 1 के बराबर है। विकर्ण अवयव है, कोई दिक्कत नहीं, तो विकर्ण अवयव है तो इसमें सारे अवयव किसके बराबर है बच्चों? 1 के बराबर है। ठीक है, अब जैसे थोड़ा बड़ा ले लेते, 3 कोटि का ले लेते हैं इस तरीके से, तो विकर्ण अवयव 1 1 और 1, विकर्ण के सारे अवयव 1 के बराबर है और बाकी 0 है, बाकी 0 है। तो ये बताओ विकर्ण अवयव है क्या? बिल्कुल विकर्ण अवयव है, क्योंकि विकर्ण अवयव का मतलब होता है विकर्ण के अतिरिक्त
सारे अवयव यदि शून्य के बराबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव बोलते हैं। लेकिन कौन सा विकर्ण अवयव है, वह विकर्ण अवयव है जिसमें विकर्ण के सारे अवयव एक के बराबर है। और जब विकर्ण के सारे अवयव एक के बराबर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकाई अवयव बोलते हैं। और ये कितने कोटि का, 3 कोटि का इकाई अवयव है बच्चों। तो जब भी आपको कोई ऐसे बोले कि 2 कोटि का इकाई अवयव क्या होगा, तो ये होगा, इसको हम I2 भी बोल देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको हम I3 भी बोल देते हैं। ये फिक्स वैल्यू है सर, आपको देगा नहीं क्वेश्चन में, आपको कैसे बोलेगा I2 है, और I2 का मतलब क्या होगा, ये होगा, I3 का मतलब ये होगा। ओके, तो ये है हमारा इकाई अवयव। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो आज हमने कितने अवयव के बारे में पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, वर्ग अवयव, शून्य अवयव, विकर्ण अवयव और इकाई अवयव के बात में। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है इकाई अवयव, जो अक्सर आपके काम में आएगा, बाकी आपको ध्यान में रखना है। इकाई अवयव होने के लिए पहली बात वो वर्ग अवयव होना चाहिए, और जितनी पंक्तियां उतनी स्तंभ, ठीक है। दूसरा वो विकर्ण अवयव होना चाहिए, मतलब विकर्ण के अतिरिक्त सारे जीरो होने चाहिए। इस तरीके से होता है जी। अभी 4 कोटि का बनाना हो इकाई अवयव तो कैसे बनाओगे, I4 का मतलब देखो विकर्ण में 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर, फिर बाकी सारे के सारे जीरो एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट यहाँ पे आएंगे वो सारे किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो ये मुख्य विकर्ण के यदि सारे अवयव 1 के बराबर है, बाकी 0 है, तो उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप देखते रहिए लगातार वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद।